हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके ग्रे और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर 10 द्रव के तापीय गुण का लेक्चर नंबर 5। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऊष्मामिति क्या होता है। फिर इसी के अंदर हम लोग विशिष्ट ऊष्माधारिता, मोलर ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता और गुप्त ऊष्माधारिता के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सबका इंग्लिश हमने यहाँ पे लिख दिया है। ऊष्मामिति को हम लोग कैलोरीमेट्री बोलते हैं इंग्लिश में। विशिष्ट ऊष्माधारिता को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। मोलर ऊष्माधारिता को मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ऊष्माधारिता को हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं और गुप्त ऊष्माधारिता को लैटेंट हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्लियर? तो आज इन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे, ऊष्मामिति क्या होता है। ऊष्मामिति हमने जब इस चैप्टर की शुरुआत किया था तो वहां पे हमने थोड़ा सा ऊष्मामिति के बारे में आपको बताया था। ऊष्मामिति होता है जब हम लोग ऊष्मा का अध्ययन करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं ऊष्मामिति। जैसे मान लीजिए अगर कोई बोलता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, अगर वो बोल रहा है कि हम ऊष्मामिति पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वह ऊष्मा के बारे में पढ़ रहा है। क्लियर? तो यहां पर ऊष्मामिति क्या होती है? ऊष्मा का अध्ययन करना, ऊष्मा का अध्ययन करना ऊष्मामिति कहलाती है। ऊष्मामिति कहलाती है। क्लियर? तो अब ऊष्मा का अध्ययन करना ऊष्मामिति कहलाती है। तो भाई ऊष्मा है क्या? तो अब हेडिंग लगाएंगे, व्हाट इज हीट। मतलब ऊष्मा क्या है? ऊष्मा को इंग्लिश में हीट बोलते हैं। तो ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है जो तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रवाहित होती है और इसमें कोई भी कार्य नहीं होता है। ये स्वतः अपने आप उच्च ताप से निम्न ताप वाले वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो यहां पे हम लोग ऊष्मा के बारे में लिखेंगे। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है, एक रूप होता है जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होता है। क्लियर? अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। ऊष्मा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ऊष्मा अदिश राशि होता है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब अगर हमें दो ऊष्माओं को जोड़ना है तो सिंपल जो बीजगणितीय विधि होता है, अलजेब्राइक मेथड होता है, उस तरह जोड़ेंगे। इसमें वेक्टर एडिशन रूल नहीं लगता है, यानी सदिश जोड़ नियम में इसमें हम लोग नहीं यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे ऊष्मा एक अदिश राशि होता है। ऊष्मा क्या है बाबू? एक अदिश राशि है। अब देखिएगा, ऊष्मा अगर ऊर्जा का रूप है, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है, मतलब यहां पे कोमा लगा देंगे। तो ऊर्जा का रूप है, इसका मतलब है कि इसकी एसआई यूनिट जूल होगी। तो यहां पे लिखेंगे ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है और जूल को शॉर्ट फॉर्म में यानी सिंबल के फॉर्म में जे लिखते हैं। क्लियर? अब देखिएगा, इसका एक और फेमस
जो यूनिट है, मात्रक है, वो है कैलोरी। तो ऊष्मा का एक अन्य मात्रक है जिसको हम लोग कैलोरी बोलते हैं। तो एक कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है, तो 4.18 जूल। तो इसमें आप अदर यूनिट भी लिख सकते हैं, अन्य मात्रक करके, और ये काफी आपका फेमस मात्रक है क्या, तो कैलोरी। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, जो नियर अप्रॉक्स टू 4.2 जूल के बराबर है। और यहां पे CaL का मतलब है कैलोरी। तो ऊष्मा का जो अन्य मात्रक जो कि काफी इस चैप्टर में आपका यूज होने वाले हैं, वो मात्रक है कैलोरी। तो कैलोरी का अगर हम लोग जूल में कन्वर्ट करें, कैलोरी को अगर जूल में कन्वर्ट किया जाए तो एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 या लगभग 4.2 जूल के बराबर। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी विमीय सूत्र को देखें तो यहां पे आप लिख सकते हैं ऊष्मा का विमीय सूत्र mL²T-2 होता है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा का रूप है और ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है mL²T-2। क्लियर। तो ये है कुछ आपका बेसिक इंफॉर्मेशन ऊष्मा से रिलेटेड। तो आप इसको पहले नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको पॉज करके आप नोट कीजिए बाबू। हो गया। आइए सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि अगर आप किसी वस्तु को ऊष्मा दे रहे हैं तो ये जो ऊष्मा है वह दो भाग में बंट जाता है। अगर आप किसी वस्तु को ऊष्मा दे रहे हैं तो ये ऊष्मा दो भाग में बढ़ जाता है, या तो वस्तु के ताप को बढ़ाएगा या फिर वस्तु की अवस्था को चेंज कर देगी। मतलब देखिएगा, मान लीजिए यहां पर अगर आप किसी वस्तु को गर्म कर रहे हैं, तो जब आप किसी वस्तु को गर्म करते हैं यानी आप उसको ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, तो ये ऊष्मा दो कार्य में बढ़ जाता है। पहला, या तो वह वस्तु के तापमान को बढ़ा देगी या फिर वस्तु के अवस्था को बदल देगी। मान लीजिए इसमें जल है और ये जल आपको 5 डिग्री सेल्सियस पे है और हम गर्म कर रहे हैं, तो इसकी तापमान बढ़ के सपोज 15 डिग्री सेल्सियस हो गई। मतलब आपने जो ऊष्मा दिया वो क्या हुआ, इस जल की तापमान को बढ़ा दिया। ये कैसा होता है। दूसरा ऊष्मा कहां जाती है, तो मान लीजिए यहां पर बर्फ के कुछ टुकड़े हैं, ये आपका बर्फ है और बर्फ के कुछ टुकड़े हैं जो 0 डिग्री सेल्सियस पे हैं और आप इसको हीट कर रहे हैं। तो जब आप बर्फ के टुकड़े को जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो आप इसको हीट करेंगे तो ये जो बर्फ है वो पिघलना चालू करता है, मेल्ट होना चालू करता है। ठीक है। और जब आप देखेंगे तो इसका टेम्परेचर यानी इसकी जो तापमान है वो आपका नियत रहता है और बर्फ पिघलने लगता है। ठीक है। तो बर्फ क्या है बाबू, तो ठोस होता है। तो ठोस से ये वस्तु किसमें बदल गया, द्रव में। मतलब जैसे आप गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद आपका जो बर्फ का टुकड़ा है वह पूर्ण रूप से जल में परिवर्तित हो जाता है और इसका तापमान क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। यानी जब अवस्था बदल रहा होता है तो तापमान नियत रहती है। क्लियर। और जब तापमान बदल रहा होता है तो अवस्था नियत रहती है। ये बात ध्यान देना है। इसमें तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो तापमान बढ़ रहा है तो
5 डिग्री सेल्सियस पे भी जल था, अब 15 डिग्री सेल्सियस पर भी जली है, मतलब अवस्था इसका नियत है, तापमान बढ़ रहा है। इस केस में क्या हो रहा है कि जो बर्फ का टुकड़ा है वो पिघलकर जल बन रहा है, लेकिन तापमान इसमें नियत है। तो बर्फ होता है ठोस ये, और आपका जो जल होता है वो द्रव होता है, तो ठोस से द्रव हो रहा है। तो हमने जो हीट दिया वो दो काम करता है, ठीक है, या तो वस्तु के तापमान को बढ़ाता है या फिर वस्तु के तापमान या वस्तु के अवस्था को बदल देता है। क्लियर? अब इसके आधार पर हम लोग चलते हैं, कुछ टर्म है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, कुछ पद है जिसको परिभाषित करने जा रहे हैं। जैसे पहला क्या है, विशिष्ट उष्मा धारिता। तो हेडिंग लगाएंगे बाबू, विशिष्ट उष्मा धारिता। इसमें हेडिंग लगाएंगे विशिष्ट उष्मा धारिता। इसको हम लोग सामान्यतः सी से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। अब विशिष्ट उष्मा धारिता होता क्या है, इसको जरा हम लोग समझते हैं। किसी भी वस्तु के एकांक द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन ताप बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट उष्मा धारिता। आइए पहले लिखते हैं, फिर से समझेंगे इसको। यहां पे लिखेंगे किसी वस्तु की एकांक द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को विशिष्ट उष्मा धारिता कहा जाता है। ये और यहां पे लिख देंगे, इसे सामान्यतः सी से सूचित किया जाता है। ये अब विशिष्ट उष्मा धारिता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q बटा M इंटू डेल्टा टी। C इज इक्वल टू Q बटा M इंटू डेल्टा टी। अब यहां पर Q क्या है, तो Q उष्मा है, M क्या है, तो वस्तु की द्रव्यमान है, और डेल्टा टी क्या है, तो तपांतर है, यानी ताप में परिवर्तन, तपांतर है। अब देखना, जब हम किसी वस्तु को उष्मा दे रहे होते हैं तो वस्तु का तापमान बढ़ता है, ठीक है। अब देखिएगा, मान लीजिए कि अगर वस्तु का तापमान कम हो रहा है तो क्या होगा। हमने बोला मान लीजिए वस्तु का तापमान कम हो रहा है तो क्या होगा। सोचिए, वस्तु का जब तापमान कम हो रहा है तो वस्तु उष्मा को अपने से बाहर निकालती है, यानी जब हम वस्तु को उष्मा देते हैं तो उसकी ताप बढ़ती है। तो अगर वस्तु का ताप कम हो रहा है इसका मतलब है वस्तु से उष्मा निकलेगी। क्लियर? तो इसके लिए अगर हम लोग Q के लिए फॉर्मूला लिखा ले तो Q बराबर क्या हो जाएगा, mc डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा टी जो है यहां पर ताप में परिवर्तन। मान लीजिए वस्तु का तापमान बढ़ रहा है। अगर वस्तु का तापमान शुरू में
अगर T1 5 डिग्री सेल्सियस है और हीट हमने दिया और इसका तापमान बढ़ के 15 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो यहां पर जब हम लोग डेल्टा टी निकालेंगे तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? हमने हीट दिया, यानी कि वस्तु को जब हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इसका तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, पहले 5 था और मान लीजिए 5 के बाद इसकी तापमान बढ़ के 15 हो गई, तो इसमें डेल्टा टी की वैल्यू ऐसे आप निकालेंगे। सपोज अब हीट नहीं दिया जा रहा है, अब क्या हो रहा है कि किसी वस्तु का तापमान गिर रहा है। जैसे मान लीजिए सर्दी के दिनों में चाय बना के, आप कभी कभी ऐसा होता है कि चाय बनता है और हम किसी बातों में उलझ जाते हैं और चाय टेबल पे पड़ा रहता है, तो उस समय वो क्या रहता है कि जो चाय की टेम्परेचर वो धीरे धीरे कम होता है, चाय ठंडी होती जाती है। तो इसमें क्या होगा, चाय उष्मा निकाल रही है और ये उष्मा कहां जा रहा है, परिवेश में जा रहा है। तो जब किसी वस्तु का तापमान कम हुआ तो इससे उष्मा निकलती है। तो मान लीजिए अगर कोई वस्तु है जिसका तापमान शुरू में कितना है, तो सपोज 80 डिग्री सेल्सियस है और कुछ देर के बाद इसकी तापमान हो गई सपोज 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी की वैल्यू ये हो जाएगा 60 माइनस 80 इज इक्वल टू -20 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर जब माइनस आप लगाएंगे तो ये पूरा टर्म माइनस हो जाएगा, क्योंकि मास जो आपका द्रव्यमान है वस्तु का ऋणात्मक नहीं होता है और विशिष्ट उष्माधारिता ऋणात्मक नहीं होता है, तो डेल्टा टी यहां ऋणात्मक हो गई, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ऋणात्मक निगेटिव हो जाएगी। और निगेटिव का मतलब है यहां पर Q की वैल्यू जब निगेटिव हो जाती है तो हम ये समझेंगे कि वस्तु उष्मा का त्याग कर रही है, यानी वस्तु का तापमान कम हो रहा है। क्लियर? तो यहां पर Q जो है उष्मा तो है, ये Q ये आपका उष्मा, आपका ग्रहण उष्मा भी लिख सकते हैं, ग्रहण उष्मा या त्याग उष्मा, ये दोनों हो सकती है, त्याग उष्मा। ठीक है, C हमें पता है, C विशिष्ट उष्माधारिता है और डेल्टा टी क्या है, तापांतर है। तो जब तापांतर आपका क्या हो जाए, ऋणात्मक, इसका मतलब है वस्तु उष्मा का त्याग करेगी। अगर आपका तापांतर धनात्मक हो जाए इसका मतलब वस्तु को उष्मा देना पड़ेगा, यानी वस्तु उष्मा की ग्रहण कर रही है, उसका तापमान बढ़ रहा है। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद में अगर हम लोग विशिष्ट उष्माधारिता का अगर हम लोग एसआई मात्रक निकाले तो क्या होगी, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, और कुछ वस्तुएं जिसकी विशिष्ट उष्माधारिता आपको याद रखनी है। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कीजिएगा, पॉज करके नोट कीजिए बाबू। हो गया? आइए यहां पर, अब यहीं पे हम आपको लिख दे रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले यहां पे लिख रहे हैं विशिष्ट उष्माधारिता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, क्यू क्या है, उष्मा है तो जूल, और फिर नीचे केजी, और फिर ताप है तो केल्विन, क्या हो जाएगा, तो जूल पर केजी केल्विन। क्लियर? इसका अन्य मात्रक में भी क्या हो जाएगा बाबू, जो पॉपुलर मात्रक है, अन्य मात्रक में आप क्या लिख सकते हैं, कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ऐसे ये भी होता है, अन्य मात्रक में आप लिख सकते हैं कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ऐसे हम लोग बोलते हैं। इसके बाद अगर इसकी विमीय सूत्र को देखा जाए, विमीय सूत्र मतलब किसकी विमीय सूत्र, तो विशिष्ट उष्माधारिता का विमीय सूत्र, विशिष्ट उष्माधारिता का
बीमीय सूत्र क्या है, ऊपर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू उष्मा है, नीचे एम हो गया द्रव्यमान का, और नीचे तापांतर है यानी कि ताप है तो थीटा हो गया। अब ये ऊपर जाएगा तो एम पहले यहां पर +1 है, नीचे जाएगा -1, तो +1 -1 0 हो गया, तो m0 l स्क्वायर t माइनस टू एंड थीटा -1 ये हो गई। इसके बाद अब यहां पे कुछ वैल्यू है जिसको आप याद रखेंगे तो अच्छा है। क्वेश्चन में ज्यादातर दिया रहता है लेकिन याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन जल्दी बनेगा। जैसे सी बर्फ, मतलब सी का मतलब क्या है, विशिष्ट उष्माधारिता। बर्फ के लिए जो होता है वो 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसी तरह सी जल के लिए 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। फिर सी वाष्प, वाष्प के लिए जो इसकी वैल्यू होती है 0.47 पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और सबसे जो ज्यादा होता है वो होता है हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब विशिष्ट उष्माधारिता का जो मान होता है वह 3.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा होता है। तो ये कुछ आपके डेटा है जिसको आप याद रखेंगे, जिससे कैलकुलेशन हम लोग का फास्ट होगा और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये आपके विशिष्ट उष्मा से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि मोलर उष्माधारिता। तो हेडिंग लगाएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिएगा बाबू, उसके बाद मोलर उष्माधारिता हेडिंग लगाएंगे। हो गया, चलिए यहां पे लिखेंगे मोलर उष्माधारिता। मोलर उष्माधारिता इंग्लिश में बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, और इसको सी मोल करके लिखेंगे। ठीक है, देखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी बुक में लिखा रहता है और इसको स्मॉल सी लिखा रहता है मोलर हीट कैपेसिटी को। मतलब मोलर उष्माधारिता को आपके स्मॉल सी से और विशिष्ट उष्माधारिता को बड़ा सी से बुक में लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, इसको सी मोल कर देते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए, वो आपका कैपिटल और स्मॉल का झंझट ही खत्म। इसको क्या बोलेंगे, सी मोल, मोल फॉर मोलर। ठीक है, अब ये आपका क्या है सी मोलर समझना। ये बोलती है किसी पदार्थ के एक मोल को, सॉरी किसी पदार्थ के एकांक मोल को, या एक मोल बोल सकते हैं, एक मोल को 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन ताप बढ़ाने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं मोलर उष्माधारिता। विशिष्ट उष्माधारिता क्या होती है, एकांक द्रव्यमान को, ये क्या है, 1 मोल पदार्थ को या फिर एकांक मोल बोल सकते हैं, पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन ताप बढ़ाने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं मोलर उष्माधारिता। तो चलिए इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल को 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को
मोलर ऊष्माधारिता कहा जाता है। इसे सामान्यतः सी मोल से सूचित किया जाता है। ठीक, अब देखिए सी मोल कितने के बराबर हो जाएगा। सी मोल इज इक्वल टू क्यू बटा एन इंटू डेल्टा टी। अब यहां पर क्यू क्या है, जहां क्यू क्या है बाबू, तो ऊष्मा है। एन क्या है, तो मोलों की संख्या है, मोल है या मोलों की संख्या लिख सकते हैं। और डेल्टा टी क्या है, तापांतर है। अब देखना, फिर यहां से अगर आप Q निकाले तो Q बराबर क्या हो जाएगा, एन सी मोल डेल्टा टी। क्लियर। और फिर यहां पर Q क्या है, तो ये Q को हम लोग ऊष्मा तो बोलते हैं। फिर से जब पदार्थ के एक मोल का तापमान अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब ऊष्मा आपको देना पड़ेगा। अगर उसी पदार्थ की तापमान घट रही है, इसका मतलब है उससे ऊष्मा निकलेगी। तो ये Q वही है, यानी ग्रहण ऊष्मा या त्याग ऊष्मा, मतलब त्याग की गई ऊष्मा या ग्रहण की गई ऊष्मा, की भी लगा सकते हैं। ग्रहण की गई ऊष्मा या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, त्याग की गई ऊष्मा। मतलब जब डेल्टा टी का मान अगर ऋणात्मक आ रहा है, अगर डेल्टा टी का मान ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब क्या है, तापमान कम हो रहा है। नहीं, अगर डेल्टा टी का मान धनात्मक हो रहा है, इसका मतलब है डेल्टा टी का मान अगर डेल्टा टी का मान धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब वस्तु का तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, तो बढ़ने के केस में जो ये Q होगा वो ग्रहण की गई ऊष्मा होगा, और डेल्टा टी अगर आपका ऋणात्मक है तो यहां पर Q ऋणात्मक होगा, तो क्या होगा, वो त्याग की गई ऊष्मा होगी। वस्तु ऊष्मा का त्याग कर रही है, वस्तु का तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर इसके लिए अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे तो बताइए, सी मोल का अगर ऐसा यूनिट देखा जाए, यानी कि मोलर ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक क्या होगा बाबू, जूल पर मोल पर केल्विन। इसकी डायमेंशन फॉर्मूला भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र, मोलर ऊष्माधारिता का विमीय सूत्र, मोलर ऊष्माधारिता का विमीय सूत्र, ये आपका mL²T-2 तो होगा ही। अब बटा में मोल का MOL होता है और ये थीटा होता है। सॉल्व करेंगे तो mL²T-2 मोल -1 थीटा -1, इसका भी ये सूत्र हो जाएगा। और आप नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या निकालना आप जानते हैं। कैसे निकालते हैं, दी गई मास अब बटा आणविक मास। मतलब किसी भी पदार्थ का अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मोलों की संख्या निकालनी है, तो दी गई ऊष्मा डिवाइडेड बाय दी गई द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, ऊष्मा नहीं, दी गई द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। अगर n लिखना है तो n इज इक्वल टू स्मॉल m बटा कैपिटल M। ठीक है, अब यहां पर स्मॉल m क्या है,
दी गई उष्मा दी गई द्रव्यमान, ये है आपका आणविक द्रव्यमान, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं गिवन मास, दी गई मास। आणविक द्रव्यमान का इंग्लिश होता है मोलेकुलर मास। और मोलेकुलर मास आप निकालना जानते हैं, जैसे H2O वाटर का मोलेकुलर मास कितना होता है 18 ग्राम, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। तो ये आप नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकाल सकते हैं, मोलों की संख्या आप ऐसे निकालें। तो ये था आपका मोलर उष्माधारिता, एकदम बिल्कुल विशिष्ट उष्माधारिता की जैसा ही है। उसमें एकांक द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन ताप बढ़ाने के लिए जो उष्मा की जरूरत होती है उसको बोलते हैं विशिष्ट उष्माधारिता। और मोलर उष्माधारिता में क्या, 1 मोल पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन ताप बढ़ाने के लिए जो उष्मा की जरूरत होती है उसको बोलते हैं मोलर उष्माधारिता। बस यही है कि अगर वस्तु का तापमान बढ़ रहा है तो उष्मा लेगी, अगर वस्तु का तापमान कम हो रहा है इसका मतलब उससे उष्मा निकलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं, जिसको बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी, उष्माधारिता। इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा बाबू। अगला हमारा टॉपिक है उष्माधारिता। अब ये उष्माधारिता क्या है, देखिए इसमें एकांक द्रव्यमान नहीं, किसी वस्तु के पूरे जो द्रव्यमान है उसमें क्या था विशिष्ट उष्मा। यहां पे समझेंगे थोड़ा, विशिष्ट उष्माधारिता में क्या था, किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान को, और यहां पर उष्माधारिता में क्या है, किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान को। यहां पे ध्यान से समझना है, उष्माधारिता में क्या है, किसी वस्तु को के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन ताप बढ़ाने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं उष्माधारिता। मतलब क्या, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु है जिसका मास 10 ग्राम है तो पूरे 10 ग्राम द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन ताप बढ़ाने के लिए जो उष्मा की जरूरत होती है उसे बोलते हैं उष्माधारिता। उसमें ऐसी बात नहीं थी विशिष्ट उष्मा में एकांक द्रव्यमान, ठीक है। अब देखना है यहां पर, किसी वस्तु की तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन, किसी वस्तु के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को उष्माधारिता कहा जाता है। अब देखिएगा जरा, उष्माधारिता क्या हो जाएगा, उष्माधारिता बराबर Q डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये हो जाएगा। Q डिवाइडेड बाय डेल्टा टी को हम लोग उष्माधारिता बोलते हैं, ठीक है। अब Q डिवाइडेड बाय डेल्टा टी को अगर हम लोग को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जरा देखिएगा। Q को अगर हम लोग किसके टर्म में लिखें, अगर विशिष्ट उष्मा धारिता के टर्म में लिखे Q को तो क्या हो जाएगा, mc
डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर इस Q को विशिष्ट ऊष्माधारिता के टर्म में लिखा जाए तो विशिष्ट ऊष्माधारिता के टर्म में Q क्या होता है? mc डेल्टा T। यही तो अभी देखे हम लोग। अब यहां से T से T कट रहा है तो कितने के बराबर हो गया? m इंटू सी। यानी विशिष्ट ऊष्माधारिता बराबर m इंटू सी। यहां C क्या है? तो ये C आपका विशिष्ट ऊष्माधारिता है, विशिष्ट ऊष्माधारिता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर इसकी एसआई मात्रक को अगर हम लोग देखें, एसआई मात्रक कितना हो जाएगा इसका? एसआई मात्रक तो जूल पर केल्विन। अन्य मात्रक में भी आप लिख सकते हैं कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। नहीं, आप इसका अन्य मात्रक लिख सकते हैं कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगर इसकी विमीय सूत्र की बात की जाए, विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर टी माइनस 2 और नीचे ताप है तो थीटा, सॉल्व करेंगे ml स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा माइनस 1, ये आ जाएगी। यानी ऊष्माधारिता यही है कि किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन ताप बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग बोलते हैं आपका ऊष्माधारिता। अगर ऊष्माधारिता को विशिष्ट ऊष्माधारिता के पद में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं ऊष्माधारिता बराबर m इंटू सी, जहां सी क्या है? विशिष्ट ऊष्माधारिता है। अंतर क्या है? विशिष्ट ऊष्माधारिता में एकांक द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्माधारिता बोलते हैं। ये ऊष्माधारिता होता है किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान को, जितना द्रव्यमान है सभी को, माने पूरी द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन बढ़ाने के 1 केल्विन ताप बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं हम लोग ऊष्माधारिता। क्लियर? तो सबसे पहले अब इसको पॉज करके नोट कीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं गुप्त ऊष्मा क्या है। गुप्त ऊष्मा क्या है वहां पर, इसको नोट कीजिएगा। हो गया बाबू? चलिए नेक्स्ट, यहां पर अगला हेडिंग लगाएंगे गुप्त ऊष्मा। इसको इंग्लिश में लैटेंट हीट बोलते हैं। अब देखिएगा, अगर हम किसी वस्तु को हीट कर रहे हैं तो अभी हमने बोला या तो वस्तु के तापमान में वृद्धि होगी या फिर वस्तु के अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो जो आपका गुप्त ऊष्मा होता है, ठीक है, गुप्त ऊष्माधारिता लिख सकते हैं। गुप्त ऊष्माधारिता, गुप्त ऊष्माधारिता लैटेंट हीट कैपेसिटी। अब इसमें क्या है? किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान को, किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान को उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग बोलते हैं गुप्त ऊष्माधारिता। और वस्तु का ताप नियत रहने चाहिए, वस्तु का ताप नियत रहना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे इसको? आइए यहां पे लिखते हैं नियत ताप पर, ऐसे पहले नियत ताप पर किसी वस्तु की एकांक द्रव्यमान की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए
आवश्यक उष्मा को गुप्त उष्मा धारिता कहा जाता है। इसे सामान्यतः एल से, कैपिटल एल से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल एल से सूचित किया जाता है। और कैपिटल एल बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटा ए, क्यू बटा, ठीक है। फिर यहां पर आपका जो क्यू क्या है? क्यू उष्मा है और एल क्या है? सॉरी, एम द्रव्यमान है, वस्तु की द्रव्यमान है, वस्तु की द्रव्यमान है, ठीक है। अब यहां से जरा देखिएगा, अगर क्यू आप निकालेंगे तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? एम इंटू एल। क्या हम लोग इसका एसआई मात्रक निकाल सकते हैं? एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ऐसे लिख सकते हैं, गुप्त उष्मा का एसआई मात्रक, गुप्त उष्मा धारिता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल पर केजी। अन्य मात्रक क्या हो जाएगा? कैलोरी पर ग्राम। इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, विमीय सूत्र क्या होगा बाबू? ये एम एल स्क्वायर टी माइनस टू तो ऊपर होगा ही और नीचे एम हो जाएगा। अब ये एम ऊपर जाएगा, एम की पावर 0 हो जाएगी, एम की पावर 0 एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये हो गई आपकी गुप्त उष्मा धारिता का विमीय सूत्र। मतलब किसी भी वस्तु की अवस्था को परिवर्तन करने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग बोलते हैं गुप्त उष्मा धारिता। लेकिन जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो वस्तु की तापमान नियत रहता है। इसमें भी जो Q है वह आपका जो Q है वह ग्रहण उष्मा भी हो सकता है और त्याग की गई उष्मा भी हो सकता है, ठीक है। ग्रहण उष्मा या फिर त्याग उष्मा हो सकता है Q की वैल्यू, ठीक है। अब देखिएगा, जो गुप्त उष्मा धारिता है वो दो तरह का होता है। गुप्त उष्मा धारिता दो तरह का, एक होता है जब वस्तु सॉलिड से यानी ठोस से द्रव में जा बदलता है, इसको बोलते हैं गलन की गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा। और दूसरा जब द्रव से वाष्प में जाता है या द्रव से गैस में जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा, ठीक है। तो आइए इसके प्रकार को भी पढ़ते हैं। इसको पॉज करके नोट कीजिएगा बाबू, पॉज करके जरा नोट कीजिए इसको। एक गुप्त उष्मा धारिता दो तरह के हो गए, यहां पर लिखेंगे गुप्त उष्मा धारिता, जिसको एल से हमने रिप्रेजेंट किया था, ये दो तरह के हो गए। पहला गलन की गुप्त उष्मा धारिता और दूसरा को हम लोग बोलते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा धारिता, ठीक। अब गलन की गुप्त उष्मा धारिता कब यूज करते हैं? जब कोई वस्तु ठोस से द्रव में परिवर्तित हो या फिर द्रव से ठोस में परिवर्तित हो तब। और गलन की गुप्त उष्मा को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एलएफ से रिप्रेजेंट करते हैं,
और ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को LV से इसको सूचित किया जाता है। और ये कब हम लोग यूज करेंगे, जब द्रव से गैस में कोई वस्तु परिवर्तित हो रहा हो या गैस से द्रव में परिवर्तित हो रहा हो। तो जब ठोस से द्रव में कोई वस्तु परिवर्तित होता है उस समय Q की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, मतलब हमें ऊष्मा देना होता है। क्लियर? मतलब यहां पर ये Q पॉजिटिव, और जब द्रव से गैस की ओर जाता है तो Q निगेटिव होती है। और Q निगेटिव का मतलब होता है ऊष्मा का त्याग, और पॉजिटिव का मतलब होता है ऊष्मा का ग्रहण। ये है मतलब जब किसी वस्तु को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में ले जाना है तो हमें ऊष्मा देना पड़ता है। अगर वही वस्तु द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आ रही है तो उसे आपका ऊष्मा निकल रहा होता है। ठीक है, उसी तरह द्रव से गैस में Q की वैल्यू पॉजिटिव होती है और गैस से द्रव की ओर Q की वैल्यू निगेटिव होती है। मतलब यहाँ पे आपका ऊष्मा निकलेगी और जब द्रव से गैस में जाएगा तो ऊष्मा देनी पड़ेगी, और गैस से जब द्रव में आएगा तो ऊष्मा निकलेगी। तो जितना ऊष्मा आप देंगे द्रव से गैस के लिए उतना ही ऊष्मा निकलेगी गैस से द्रव में जब परिवर्तित होगा। ठीक है, तो LV को हम लोग बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा कब लगाते हैं, जब ठोस से वस्तु द्रव में परिवर्तित हो रहा होता है तब। और दूसरा होता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा धारिता। ये कब, जब कोई वस्तु द्रव से गैस में परिवर्तित होती है तब। मतलब इसका अगर एग्जांपल देखें तो बर्फ से जब आपका जब बर्फ जल में परिवर्तित हो रहा है या फिर जल बर्फ में परिवर्तित हो रहा है तो यहां पर हम लोग LF यूज करते हैं। और इसमें जब जल से वाष्प में, अगर जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है या वाष्प जल में परिवर्तित हो रहा है तब LV हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब आपका LF का जो मान होता है जल के लिए, ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं जल के लिए LF का जो मान होता है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, और LV का जो मान होता है वो 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। इस वैल्यू को भी आप याद रखें। ठीक है, मतलब अवस्था तभी परिवर्तित होता है जब तापमान नियत रहे। मतलब दोनों एक साथ संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि वस्तु की अवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है और वस्तु का तापमान भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। जब अवस्था में परिवर्तन हो रहा होता है तो ताप नियत रहता है, और ताप में जब परिवर्तन हो रहा होता है तब ताप में जब परिवर्तन हो रहा होता है तो अवस्था नियत रहती है। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि हमारी टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्लियर? तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। वेरी वेरी थैंक यू।